हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर शुरू करते हैं या एक टॉपिक शुरू करते हैं, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकारों से संबंधित जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अध्याय दिया गया है वो है हमारा अध्याय 3, भाग 3। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित प्रोविज़न दिए गए हैं। आइए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मूल अधिकार किसे कहते हैं, क्या मूल अधिकारों का उद्गम स्रोत है, कैसे मूल अधिकारों का जन्म हुआ है और इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ये बात आप समझ लीजिए कि हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में एक विशद वर्णन किया गया है। इसके हम विकास और स्रोत की अगर बात करें, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है, मूल अधिकारों का उद्गम और विकास कैसे हुआ। मूल अधिकार वास्तव में अगर हम इनके स्रोत की बात करें, कि इनके जन्म की बात करें, एक विधिवत तरीके से जो इनका जन्म हुआ है, विधिवत तरीके से आपका 1215 में मैग्ना कार्टा, जिसको मूल अधिकारों का एक वैधानिक दस्तावेज कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के, इंग्लैंड के जो सम्राट जॉन थे, सम्राट जॉन के द्वारा वहाँ के नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उनके मूल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ की जनता के लिए एक चार्टर, एक आपका मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का जारी किया गया। तो ये उसका एक प्रथम विधिवत दस्तावेज कह सकते हैं। लेकिन इसके डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होते रहे और फ्रांस में अधिकार बिल वगैरह के माध्यम से भी इनको मूल अधिकारों को जगह दी गई। उसके बाद हम थोड़ा सा और विकास की बात करें तो भारत में अगर इसका विकास हम देखें तो भारत का जो भाग 3 है, संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में इनका विशद रूप से वर्णन किया गया है। संविधान में इनको एक महत्वपूर्ण जगह दी गई है। भारत जो हमारे संविधान निर्माता थे वो अगर चाहते तो इनके लिए अलग से कोई कानून भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भारत के संविधान में ही इसको रखा है और इसको जगह दी है। इसके बाद हम इस पर थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं तो हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा संवैधानिक संरक्षण, मूल अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण। संवैधानिक संरक्षण से तात्पर्य है कि संविधान में, किसी भी देश के संविधान में इनको मान्यता या इनको संरक्षित किया जाना। सबसे पहले मूल अधिकारों को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ है तो वो अमेरिका के संविधान से हुआ है। अमेरिका के संविधान में सबसे पहले मूल अधिकारों को विशद रूप से वर्णित किया गया था, वहाँ पर उनको रखा गया था, उनके बारे में उल्लेख किया गया था। क्योंकि मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान में रखने से पहले, मूल अधिकारों के बारे में अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर देखें तो मूल अधिकार को अब तक केवल किसी परिनियम के द्वारा या बिल ऑफ राइट्स वगैरह के द्वारा ही एक तरह से उनको मान्यता थी। किसी संविधान में उनको एक विशेष दर्जा या मान्यता प्राप्त नहीं थी। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में, अमेरिका ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को जगह दी। उसके बाद हम अपने देश के संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो भारत के संविधान के जो निर्माता थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उनके दिमाग में कहें या फिर उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में एक लंबे समय से, एक लंबे अंतराल से मूल अधिकारों को लेकर काफ़ी चिंता बनी हुई थी और वो इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट थे कि जब भी हम भारत के संविधान का निर्माण करेंगे तो हम उनको संविधान में ही एक विशेष रूप से जगह देंगे और उनका वहाँ पर हम संरक्षण करेंगे। देखो, मूल अधिकारों को संविधान में स्थान देने का एक विशेष कारण रहता है। यदि देखें तो मूल अधिकारों को किसी कानून के द्वारा या किसी परिनियम के द्वारा भी हम उनको मान्यता दे सकते हैं, नागरिकों के मूल अधिकारों को, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ संघात्मक संविधान है। किसी भी देश के संघात्मक संविधान में इतना विशद वर्णन मूल अधिकारों का नहीं है जितना कि हमारे देश के संविधान में है। क्योंकि हमने स्वतंत्रता की एक लंबी लड़ाई लड़ी है। उस स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे बड़ा जो आघात होता था वो हमारे मूल अधिकारों पर ही हुआ है। इसलिए वो चीज़ें हमारे दिमाग में और हमारे विचारों में और हमारी भावनाओं में पहले से ही स्थापित थी कि जब भी संविधान का निर्माण किया जाएगा, मूल अधिकारों को एक विशेष दर्जा संविधान में दिया जाएगा। वही इनका संवैधानिक संरक्षण कहलाता है। क्योंकि मूल अधिकारों के विषय में या मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ऐसे भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि जब राज्य भी हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। चलिए अब चर्चा को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं।
तो हम देखते हैं कि मूल अधिकारों का क्या अर्थ है, मूल अधिकारों की क्या परिभाषा है और क्या इनका उद्देश्य है। परिभाषा की अगर हम बात करें कि मूल अधिकारों का क्या अर्थ है, क्या मूल अधिकारों की परिभाषा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकार हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिनके बिना एक व्यक्ति का जीवन संभव ही नहीं है, उनको हम मूलभूत अधिकार कह सकते हैं। जैसे एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, एक स्वस्थ वातावरण का अधिकार, अच्छे आप कह सकते हैं कि रहन सहन का अधिकार, खाने का अधिकार, अच्छी चिकित्सा का अधिकार, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बेसिक ज़रूरतों में शामिल हैं, जिनको हम मूलभूत अधिकार कह सकते हैं। लेकिन इसलिए इनको नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार के रूप में भी दर्जा प्राप्त है, क्योंकि जब विधिवत कोई दस्तावेज नहीं था मूल अधिकारों से संबंधित, तब इनको एक प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो गोलकनाथ का जो हमारे यहाँ केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी गोलकनाथ के मामले में यही बात कही है कि जो मूल अधिकार हैं वो किसी भी व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार है, किसी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है, जिसके बिना एक मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इनको मूलभूत अधिकार ही क्यों कहा जाता है, इनको मूलभूत अधिकार क्यों कहा जाता है। मूलभूत अधिकार कहने का एक कारण ये है क्योंकि हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे हमारा अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे पर्यावरण का, हमारा कोई भी व्यवसाय करने का, कोई भी काम करने का जो अधिकार है, वो सारी हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं। इसी कारण से इनको मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। मेनका गांधी का एक केस होता है हमारे यहाँ पर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है या मूल अधिकारों से संबंधित कोई यदि अर्थ की बात करें तो मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति को एक गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए, जब किसी व्यक्ति को एक गरिमामय पूर्ण जीवन की आवश्यकता होती है, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब हमारी मूलभूत अधिकारों में ही शामिल होती है। देखिए, कोई भी अधिकार होता है तो वो हमारे हितों से संबंधित होता है। अगर हम अपने अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में भी समता के बारे में विस्तार किया गया है, 16 में भी विस्तार किया गया है। उसके बाद हम आपको देखते हैं कि हमारा अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 जो है वो आपका अपनी बात कहने का या अपने विचारों को एक दूसरे के साथ संप्रेषित करने का, कम्युनिकेशन का जो राइट है, वो भी सब इस तरह के हमारे अधिकार हैं जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। यही बात मेनका गांधी में थोड़ा मूल अधिकारों के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी बात की गई कि मूल अधिकार को संविधान में रखने का एक कारण था। वही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि जो स्वतंत्रता का संघर्ष चला है, स्वतंत्रता के जो व्यक्ति उनमें शामिल रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि भाई जो व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं हैं उनको संविधान में जगह दी जाएगी। तो मूल अधिकारों का जो हमारा पूरा अध्याय है, भाग 3, जो मूल अधिकारों का ये पूरा भाग है, ये पूरा का पूरा स्वतंत्रता के संघर्ष जिन लोगों ने किया है उनके बलिदानों की हमें याद दिलाता है कि उन्होंने किस तरह के संघर्ष उस समय सहे हैं, और इनको संविधान में इतने बड़े विशद तरीके से वर्णित किया गया है कि कितनी इनकी ज़रूरतें रही होंगी, जिससे ये बात भी स्पष्ट होती है कि कितना इनका उल्लंघन भी किया होगा, इन अधिकारों का उस समय कितना उल्लंघन भी हुआ होगा। इसीलिए इनको इतना विशद रूप से वर्णन किया गया, इसीलिए इनको इतने विशद तरीके से इनका प्रोटेक्शन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोटेक्शन की हम बात करें तो आर्टिकल 13 से शुरू हो जाता है प्रोटेक्शन, क्योंकि आर्टिकल जो 13 है वो मूल अधिकारों का हमारे सजग प्रहरी कहलाता है। उसी में फिर विस्तार किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 226 के अंतर्गत हमारे मूल अधिकारों का बचाव शामिल है। चलिए, अब हम देखते हैं कि संविधान में समाविष्ट किए जाने का क्या कारण है। बिल्कुल स्पष्ट है, मूल अधिकारों को संविधान में जगह दिए जाने का या संविधान में उनका उल्लेख किए जाने का बिल्कुल स्पष्ट कारण है। आप छोटी सी बात समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में या जब किसी व्यक्ति को ज़रूरत से अधिक शक्ति मिल जाती है या ज़रूरत से अधिक उसको अधिकार मिल जाते हैं, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि वो व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, वो व्यक्ति अराजकता फैला सकता है। समाज में अराजकता बिल्कुल फैल सकती है जब किसी व्यक्ति को असीमित शक्तियाँ मिल सकती है। क्योंकि हमने अपने यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, या हम कहें कि हमने एक संसदीय ढंग की सरकार को अपनाया है।
संसदीय ढंग की सरकार में क्या होता है कि वो लोग शासन करते हैं जिनको हम चुनते हैं, हमारे ऊपर जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति ही शासन करते हैं। जब उनको शासन की शक्ति मिलती है तो बिल्कुल ये स्वाभाविक रह सकता है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे भारतीय संसद चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है, इसलिए संविधान में इनको जगह दी गई और संविधान में ही इनके ऊपर, विधानमंडल के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर इस तरह की रोक का प्रावधान किए गए हैं जिससे कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन न करें। चाहते तो इनके लिए एक अलग से कानून बना सकते थे, संविधान में इनको जगह देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नहीं, वो चीज़ें उन लोगों ने सही हैं, वो उन्होंने इनकी ज़रूरतों को महसूस किया है मूल अधिकारों की, इसलिए उन्होंने संविधान में ही इनको जगह दी और इनको इसमें समाविष्ट किया। क्योंकि संसदीय ढंग की सरकार में होता क्या है कि जिन लोगों को संसद में बहुमत रहता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकते हैं, वो किसी भी ऐसे कानून को भी रद्द कर सकते हैं जो मूल अधिकार से संबंधित हो, इसीलिए इनको संविधान में जगह दी गई। और आर्टिकल 13 आपका इन्हीं के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर और आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ऊपर एक निबंधन लगाता है। आर्टिकल 13 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य के द्वारा, राज्य से मतलब है यहाँ केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा कोई भी इस तरह का कानून नहीं बनाया जाएगा जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीनता हो या उनको कम करता हो। तो आर्टिकल 13 में ही, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, जो कि मूल अधिकारों के भाग 3 में ही शामिल है, उसी में इनके व्यवस्था, संरक्षण की व्यवस्था की गई है। एक बिल्कुल लीडिंग केस इसमें आता है आपका एम नागराज बनाम भारत संघ का केस, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, एम नागराज बनाम भारत संघ। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया है। ऐतिहासिक निर्णय क्या दिया है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार राज्य के द्वारा दान नहीं है। राज्य से मतलब केंद्र सरकार, देश के द्वारा दान नहीं है। हमारे संविधान के भाग 3 में जिन मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, मूल अधिकारों के विषय में विशद वर्णन किया गया है, वो मूल अधिकार राज्य के द्वारा दिए गए कोई दान नहीं है और हमें मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। मूल अधिकार हमें संविधान से प्राप्त नहीं है, बल्कि संविधान में इनका शामिल होना ये बात कहता है कि मूल अधिकारों का अस्तित्व है। मूल अधिकारों का अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो संविधान में शामिल है। मूल अधिकारों का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वो किसी व्यक्ति को मात्र मनुष्य होने के कारण प्राप्त है। किसी व्यक्ति को मात्र मनुष्य होने के कारण प्राप्त हैं, इसीलिए इनको ये राज्य की तरफ से दान नहीं है। संविधान मात्र एक घोषणा करता है कि मूल अधिकारों का अस्तित्व है। संविधान या भाग 3 कोई मूल अधिकार देता नहीं है। अब तक हम यही चर्चा करते आ रहे थे और दिमाग में भी हमारी यही बात थी कि संविधान के भाग 3 के द्वारा हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, हमें प्रदान किए गए हैं और उसके विभिन्न अनुच्छेदों में उनका प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 13 में उनके बचाव संरक्षण के लिए प्रावधान है, आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है, आर्टिकल आपका 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 21 में आपका राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन है। इस तरह के हम समझते थे कि संविधान ने हमको मूल अधिकार दिए हैं, लेकिन एन नागराज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान ने अधिकार दिए नहीं है। संविधान ये बताता है कि संविधान आपके अधिकारों का अस्तित्व है, मूल अधिकारों का एक अस्तित्व है। संविधान मात्र उनकी घोषणा करता है, संविधान उनका संरक्षण करता है और किसी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त हैं इसलिए नहीं प्राप्त हैं कि वो संविधान में दिए गए हैं, वो इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि वो मनुष्य है। मनुष्य होने के कारण उसको मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो हम एक डिसीजन पे अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें एम नागराज के, तो इनका जो निर्णय का उद्देश्य है वो बहुत ही चीरगामी है, बहुत ही एक तरह से मूल अधिकारों का बहुत ऊंचे स्तर का दर्जा प्रदान करने का रहा है। अब एक समस्या यहाँ पर और होती है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे हित हैं, जैसे हमारा समता का अधिकार है, जैसे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे हमारा राइट टू लाइफ का अधिकार है, ये जितने भी हमारे अधिकार हैं ये सब हमारे व्यक्तिगत हित कहे जा सकते हैं, जिनको हम
संविधान में पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक सामाजिक हित भी होते हैं। देखिए, अब आप एक राज्य की नज़र से देश को देखिए, देश को एक स्टेट की जिम्मेदारी की नज़र से देखिए। अगर आप शासन व्यवस्था चलाते हैं तो आपके पास कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपको जनता के लिए, विकास के लिए, देश के विकास के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए, जनता की एजुकेशन के लिए, हर फील्ड के लिए जनता के लिए आपको काम करना है और एक कहें तो लोक कल्याणकारी राज्य की आपको स्थापना करनी है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो हमारा प्रावधान है, जो व्यवस्था है, वो हमारे संविधान की उद्देशिका में ही शामिल है। आपने उद्देशिका में पढ़ा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट है कि हम भारत के लोग वहाँ पर किसको इंडिकेट करता है? संविधान सभा को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, यानी कि वो राज्य को, वो देश को प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनाना चाहते हैं और पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। तो जो भी देश के अंदर जिस तरह का यदि कोई कार्य होता है जो पंथ निरपेक्षता के खिलाफ हो या जो देश की संप्रभुता को आघात पहुंचाता है, तो उस पर बिल्कुल रोक लगाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति इस बात का बचाव नहीं ले सकता है कि ये मेरा मूल अधिकार है। जैसे आप यदि देखें कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के काम नहीं कर सकता है जिससे देश की अखंडता पर आघात पहुंचे। कोई इस तरह के कार्यों में लिप्त नहीं हो सकता है जिससे देश की एकता पर चोट पहुंचे, देश की अखंडता छिन हो। इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है और इस तरह के कार्य का बचाव भी इस तरह से नहीं लिया जा सकता कि ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। जैसे कोई व्यक्ति कोई व्यापार करता है, कोई कार्य करता है। अभी आप देखें तो संविधान के लागू होने से पहले एक अधिनियम था और उस अधिनियम के द्वारा ये किया गया कि किसी व्यापार को सरकार के द्वारा हार कर लिया गया और उसमें इस तरह के प्रोविज़न दिए गए कि इस व्यापार पर अब से राज्य का ही अधिकार होगा और कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। एक बरार मोटर अधिनियम से संबंधित एक कानून था, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे आगे। उस कानून में ये प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सर्विस या प्राइवेट बसेस नहीं चलाएगा और बसेस से संबंधित या जो भी व्हीकल से संबंधित यात्रियों को ढोने का कार्य करते थे, उनसे संबंधित जो भी कार्य था वो सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया? एकाधिकार कर लिया गया, उस पर स्वामित्व कर लिया गया और इस कार्य को कोई भी प्राइवेट व्यक्ति नहीं करेगा। तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि सरकार के द्वारा हमारे किसी व्यक्तिगत हित पर आघात पहुंचा। अब आप समझिए कि उसके बाद संविधान लागू हो गया, 1949 में संविधान बन गया, 1950 में संविधान लागू हो गया। तो संविधान के लागू होने पर वो जो कानून पहले से मौजूद था, वो कानून जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार पर, व्यक्तिगत हित पर रोक लगाता था, क्योंकि संविधान में हमें एक अधिकार मिला है, अनुच्छेद 19 में क्या अधिकार मिला है कि हम कोई भी वृत्ति, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। वहाँ पर वो कारोबार करने का हमको मूल अधिकार संविधान ने दिया और वो जो अधिनियम था, वो जो पहले से अधिनियम लागू था, वो हमारे उस अधिकार पर क्या करता था? हमारे उस अधिकार पर आघात पहुंचाता था। इसलिए वो कानून संविधान के लागू होने के बाद क्या हो गया? लुप्त हो गया। एक तरह से वो मृत प्राय हो गई विधि और वो अब एक तरह से लागू नहीं रही। अनुच्छेद 19 में हमें अधिकार मिल गया। किस तरह का अधिकार मिल गया? हम कोई भी व्यापार या कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। इसके बाद संविधान में एक 1951 में संशोधन किया गया, 1951 में एक संशोधन किया गया और राज्य के द्वारा, संसद के द्वारा इस तरह का कानून बनाया गया कि सरकार जो चाहे, केंद्र सरकार या राज्य किसी व्यापार को अपने अधिकार में ले सकती है। वही उन्होंने अधिकार दोबारा से ले लिया जो मूल अधिकारों में दिया गया था। उस पर हालांकि फिर आपत्तियां की गई कि ये मूल अधिकारों का हनन है, लेकिन वहाँ पर एक कारण बहुत बड़ा ये दिया गया कि सामाजिक हित में मूल अधिकारों पर निलंबन, मूल अधिकारों को लिया जा सकता है और उन पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखिए, राज्य को बहुत सारे काम करने हैं, राज्य को लोक कल्याण की बहुत सारी व्यवस्थाएं संभालनी है, तो कहीं ना कहीं जब राज्य इन कार्यों को करेगा तो व्यक्तियों के जो व्यक्तिगत हित हैं या उनके जो मूल अधिकार हैं, उनमें टकराव की स्थिति बिल्कुल बनी रहती है, उनमें आपस में
टकराव की स्थिति बिल्कुल सामने आती रहती है। उन स्थितियों से निपटने के लिए भी न्यायालय ने भी व्यवस्था की है, कई सारे इस तरह के डिसीजन दिए हैं कि राज्य इस तरह की व्यवस्थाएं बना के चले जिससे कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हितों में एक सामंजस्य बनाया जा सके। चलिए अब इसके बाद एक छोटे से पॉइंट पर बात करते हैं, मूल अधिकारों का निलंबन, अर्थात वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है या उस पर रोक लगाई जा सकती है। ये बात तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इतने अधिकार नहीं दिए जा सकते या उसके मूल अधिकारों को ऐसा दर्जा नहीं दिया जा सकता कि उन पर राज्य के द्वारा कभी भी रोक ना लगाई जा सके या उनके ऊपर कोई निर्बंधन ना लगाई जा सके। अब समझिए, ये बात आप स्वयं भी सोच सकते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस तरह के अधिकार दे दिए जाएं, अब पूर्ण अधिकार दे दिए जाए कि वो उसके एब्सोल्यूट राइट होंगे, तो वो व्यक्ति एक तरह से भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि अराजकता फैल सकती है। जब किसी व्यक्ति को अधिक शक्ति मिल जाती है तो स्वाभाविक है कि वो उन शक्तियों का इस तरह से प्रयोग कर सकता है कि दूसरे व्यक्ति के अधिकार में भी हस्तक्षेप हो जाए। इसलिए इस तरह से कभी कभी इस तरह की स्थितियां होती हैं कि उनका निलंबन करना आवश्यक हो जाता है। कुछ स्थितियां इस तरह की होती है कि भाई देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यदि कोई कार्य करना पड़ रहा है तो वहाँ पर भी व्यक्तिगत हितों पर या किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन हम मोटे मोटे तौर पर यहाँ चार उन आधारों पर चर्चा कर सकते हैं जिन आधारों पर मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। उनमें से पहला आधार आता है आपका प्रतिरक्षा के सदस्य, आर्टिकल 33। अनुच्छेद 33 में स्पष्ट रूप से एक बात वर्णित की गई है कि जब प्रतिरक्षा सेना के या अधिकारी जो होते हैं या उनके जो सदस्य होते हैं, जब उनको लोक कल्याण के लिए या समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी कार्य को वो लोग करते हैं, जब उनको एक तरह से देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति कायम रखने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपने पद के जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करते हैं, तो वहाँ पर उस स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। 33 में ये अपवाद एक दिया गया है। उसके बाद जब किसी एक क्षेत्र में सेना विधि लागू होती है, जब सैनिक विधि चल रही हो, तो वहाँ पर भी जो सिविल न्यायालय होते हैं वो अपने आप में निलंबित हो जाते हैं और कोर्ट के न्यायालय काम करते हैं। ये बात आर्टिकल 34 में स्पष्ट है। एक तीसरा आधार आता है संवैधानिक संशोधन, आर्टिकल 38। संविधान का अनुच्छेद 368, संविधान का अनुच्छेद 368 ये प्रावधान करता है कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है और उस व्यवस्था को बताता है, उस प्रोसीजर को बताता है जिस प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 368 में वो प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाएगा। 368 के ऊपर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अनुच्छेद 368 या भारतीय संसद को ये अधिकार देता है कि वो मूल अधिकारों पर निलंबन करे या मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है। ये सवाल एक बहुत लंबी कई सालों तक ये न्यायालय में मामला चला। सज्जन सिंह का केस रहा, और शंकरी प्रसाद का केस रहा। उन मामलों में एक निश्चित डिसीजन दिए गए हैं कि मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है और भारतीय संसद 368 के अंतर्गत ये अधिकार रखती है कि वो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है जब भी कोई इस तरह की स्थिति आती है। लेकिन फिर सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के केस के बाद एक बहुत लीडिंग केस आया गोलकनाथ का, और गोलकनाथ के मामले में ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि 368 में केवल संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है और संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, गोलकनाथ के बाद फिर एक केस और आता है केशवानंद भारती का। हालांकि हम इन केसों पर, इन मामलों पर आगे अगले कई चैप्टरों में या अगले कई प्रोविज़न में चर्चा अलग से करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता रहा हूँ कि
केशवानंद भारती का जो केस हुआ, केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 368 के अंतर्गत भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है और वो मूल अधिकारों के किसी अध्याय में, मूल अधिकारों के किसी प्रोविजन में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन एक यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपत्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा दी गई कि संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों के या संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत उसका जो आधार है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों के किसी भी प्रोविजन में संशोधन किया जा सकता है, उनको निलंबित किया जा सकता है, सामाजिक हित में उनको निलंबन हो सकता है, लेकिन संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें कोई बदलाव ना किया जाए। उसके बाद एक आधार और आता है आपका आर्टिकल 352 में ये प्रोविज़न है कि जब देश में युद्ध या संकट का कोई समय मौजूद हो या चल रहा हो, जब ऐसा लगता हो या ऐसा खतरा सन्निकट हो, उसकी या आशंका हो कि देश में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो उस स्थिति में भी आपात उद्घोषणा जब लागू होती है तो उस स्थिति में भी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है और मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मूल अधिकार। मूल अधिकारों पर हमने चर्चा की, कैसे मूल अधिकारों का उद्भव हुआ, कैसे मूल अधिकारों का विकास हुआ। उनके स्रोत की बात करें तो हमने पढ़ा कि मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों से संबंधित एक प्रथम विधिवत दस्तावेज था जो ब्रिटेन इंग्लैंड के द्वारा जारी किया गया। उसके बाद हम उनके संवैधानिक संरक्षण की बात करें कि मूल अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण क्या होता है। सबसे पहले अमेरिका में मूल अधिकारों को संविधान में जगह दी गई, फिर हमारे भारत में मूल अधिकारों से संबंधित एक अलग से भाग है, भाग 3। भाग 3 में हम यहाँ लिख सकते हैं, भाग 3, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद हमने चर्चा की इसके परिभाषा और अर्थ पर। मोस्ट डिसीजन में भी ये स्पष्ट किया गया कि मूल अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार होते हैं, एक नैसर्गिक अधिकार होते हैं, और अलग अलग मामलों में भी मूलभूत अधिकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति की जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनसे संबंधित हैं। या मूलभूत हम इनको इसलिए भी कह सकते हैं, जो स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे सेनानियों ने लड़ी है, जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष रहा है, उनकी मूल भावनाओं में ये बातें, ये अधिकार शामिल थे। संविधान में समाविष्ट किए जाने का स्पष्ट कारण यही है कि इनको एक संवैधानिक संरक्षण दिया जा सके, क्योंकि शासन में या सरकार में जो शक्ति होती है वो चाहते तो किसी भी कानून को रद्द कर सकते हैं, इसलिए इनको संविधान में जगह दी गई और वहीं पर इनके प्रोटेक्शन से संबंधित प्रोविज़न दिए गए। एम नागराज का बहुत ही लीडिंग केस इसमें मौजूद है। ये क्वेश्चन अक्सर LLB BLLB के में पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट में कि मूल अधिकारों का क्या अर्थ है, क्या उनका उद्भव, क्या उनका विकास है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन रहता है। तो वहाँ पर आप इस तरह के हेडिंग बनाकर इसको लिख सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन के अंत में आपसे पूछ सकता है कि मूल अधिकारों को किन आधारों पर निलंबन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने इन पॉइंटों में पढ़ा है। बाकी इसके विषय में इससे अगला जो हमारी वीडियो है वो रहेगी आर्टिकल 13 से संबंधित। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पवित्रतम आर्टिकल है आर्टिकल 13, जो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अनुच्छेद 13 को जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं उन सब का एक प्रहरी मानते हैं हम लोग, कि मूल अधिकारों का जो हमारा प्रहरी है, जो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है, वो आर्टिकल 13 ही है। क्योंकि 13 के द्वारा ही राज्य के ऊपर, 13 के द्वारा ही किसी भी राज्य के किसी भी विधानमंडल के ऊपर, किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, किसी भी कार्यपालिका के ऊपर और विधायिका के ऊपर, आपका न्यायपालिका के ऊपर एक निर्बंधन लगाया गया है, एक रोक लगाई गई है। क्या रोक लगाई गई है, छोटा सा बता देता हूँ। अनुच्छेद 13 में ये बात कही गई है कि राज्य के द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा, कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मूल अधिकारों को छीनती हो या मूल अधिकारों को कम करती हो। इसके बारे में अलग अलग अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 13 के 1, 2, 3, 4 पर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।